नीतीश कुमार तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एक दरवाजा खुला रखा है, लेकिन अमित शाह के बयान के बाद ललन सिंह ने तो उनको जवाब दिया, जेडीयू की तरफ से, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने उनको जवाब दिया। तो इन सारे जवाबों के बीच और अमित शाह के बयानों के बीच आपको क्या लगता है कि बीजेपी अब कितना स्कोप रख रही है जेडीयू से वापस जुड़ने में? देखिए, मुझे अभी इसके कोई आसार दिखाई तो नहीं पड़ते हैं कि कोई स्कोप देख रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर यह सुगबुगाहट जरूर है कि चाहे वो लोकसभा चुनाव के बाद ही हो, नीतीश एक करवट और लेंगे। इस तरह की बात, ये सच हो या नहीं हो, ये तो समय के गर्भ में छिपा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी बातें होती हैं, ये चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, और छोड़िए जेडीयू के एमएलएज भी, एमएलसीज भी, वो भी कंफ्यूज्ड हैं कि आखिरकार ये करेंगे क्या। इसको लेकर के कंफ्यूजन तमाम दलों में है। भले ही नीतीश कुमार जो भी अभी कर रहे हो, लेकिन ये कंफ्यूजन अभी लोगों के दिमाग से खत्म नहीं हुआ। अभी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं, दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी अटैक कर रही है। लेकिन क्या आपने पिछले समय नहीं देखा है 2017 में क्या हुआ था? 2015 में अलग हुए, 2017 में साथ आए, और उसके बाद 2019-20 में साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, 2022 में फिर अलग हुए हैं। तो इस वजह से लालू प्रसाद ने जो उनको संज्ञा दी, जिस नाम से वो बुलाते हैं, और उसी नाम से कल अमित शाह बुलाने लगे थे। लेकिन पॉलिटिक्स में कब कौन सा धड़ा और कौन सी परिस्थिति किसको किधर ले जाए, ये कोई गारंटेड तौर पर तो कह नहीं सकता है। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं कि ये डर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में है, ये डर चिराग पासवान की पार्टी में है, ये डर बीजेपी के अंदर भी है। और डर ही नहीं, ये लोग मानते हैं कि एक बार वो फिर से पलटी मारेंगे, एक बार वो अपनी राजनीति को फिर से चमकाएंगे, क्योंकि नेचुरल पॉलिटिक्स उनकी आरजेडी के साथ नहीं है। पर क्या ऐसा होगा? क्योंकि दूसरी सच्चाई ये भी है, इसको मत भूलिए कि लालू प्रसाद जब सिंगापुर जाने वाले थे, उससे पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने एक बात कही थी कि पार्टी का फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की जिम्मेदारी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को सौंपी थी। आखिर वो कौन सी परिस्थिति थी जिसकी वजह से वो पार्टी के संविधान और फ्लैग तक बदलने की बात कर रहे थे? ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं विलय की बात तो थी। तो आखिरकार राजनीति कब, किस समय, किस तरह से करवट लेगी और किस समय क्या जरूरत पड़ेगी, ये तो लोकसभा चुनाव के बाद भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी साफ तौर पर ऐसा दिख रहा है कि इन लोगों को, ये लोग जो जातीय जनगणना करा करके जो माइलेज लेना चाह रहे हैं, उसका काउंटर बीजेपी इस तरीके से देना चाह रही है कि कई सारी जातियों की संख्या जानबूझ करके कम बताई गई है, उन जातियों के बीच प्राइड जगा करके उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। और इसी कोशिश में कल अमित शाह साफ दिखाई पड़े कि लालू प्रसाद के दबाव में नीतीश कुमार ने ऐसा काम किया है कि दो जातियों की संख्या बढ़ चढ़ करके दिखाई गई है, बाकियों की कम दिखाई गई है। क्योंकि ये सच बात है कि कई सारी ऐसी जातियां बिहार में हैं जिनके अंदर इस बात को लेकर के आक्रोश है, उसको अमित शाह भुनाने की कोशिश कर रहे थे। कल हमने देखा कि जिस तरीके से वो इस बात को प्रमुखता से उछाल रहे थे, उससे ये बात साफ नजर आ रहा था कि ओबीसी के अंदर भी, ईबीसी के अंदर भी कई सारी ऐसी जातियां हैं। जैसे कुशवाहा समाज है, वो अपनी संख्या को लेकर के नाराज है, अधानुक है, वो अपनी संख्या को लेकर के नाराज है। ऐसे कई जातियां हैं, भूमियार भी है, उसको भी लगता है उसकी संख्या काफी कम बताई गई है। ऐसी और भी जातियां हैं जिनको लगता है कि उनकी संख्या काफी कम बताई गई है। वैसे इसका जवाब भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बहुत तगड़े तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि पटना के एमपी ने कहा कि हमारे घर तो कोई आया नहीं, तो वहां के डीएम ने निकाल के बता दिया कि असलियत क्या है। ये सारी बातें दोनों तरफ से चल रही हैं, लेकिन इस सब के बीच में जो फिलहाल पॉलिटिक्स दिखाई पड़ रहा है वो यही है कि नीतीश और लालू के जातीय गणित के विरोध में कितने और मैक्सिमम जातियों को साधा जाए, जोड़ा जाए, इसकी भी कोशिश पुरजोर तरीके से बीजेपी कर रही है।